चलो देखिए बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स में, वो इंपॉर्टेंट है चीजें। अब धीरे धीरे समझ आ जाएंगी, ज्यादा हम कहेंगे कि अचानक से समझ आए, धीरे धीरे समझ आएगा। सुनो, होता क्या है, हम चाहते हैं कोई काम करना, हम तो चाहते हैं कि प्रोसेस करना कोई। होता क्या है प्रोसेस में, सबसे बेसिक सी एग्जांपल है, जब हमारा कोई इंजन चलता है ना, चाहे वो कार का है चाहे वो मोटरसाइकिल का है, उसमें होता क्या है, ये होता है पिस्टन, ये होता है सिलेंडर, ये समझ लीजिए सिरिंज है, बस और कुछ नहीं। सिरिंज में ये जो पिस्टन है ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो यहां से एयर और पेट्रोल अंदर आता है। तो अभी क्या हो रही है, एक जब ये नीचे आ रहा है, एयर और पेट्रोल अंदर आया, और ये आने को कहते हैं एक प्रोसेस हो गई। अब क्या करेंगे, ये अंदर आ गया एयर और पेट्रोल, और इसको आगे से बंद कर लो। अब इसको दबाओ, दबाने को हम इंग्लिश में कहेंगे कंप्रेशन। अब ये एक प्रोसेस है, कंप्रेशन एक प्रोसेस है। फिर उसके बाद क्या होगा, अब जब यहां पे एयर और पेट्रोल दोनों दबाए गए, एयर दब जाएगी, पेट्रोल तो नहीं दबेगा लेकिन एयर तो दब जाएगी। इसके अंदर हम चिंगारी लगा देंगे एक स्पार्क प्लग के थ्रू। स्पार्क प्लग क्या होता है, जो चिंगारी देता है उसको। तो अब यहां पे ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होने से दोबारा फिर पिस्टन नीचे जाएगा। जैसे आप साइकिल का पैडल मारते हो ना, ऐसे अब पैडल लगा और यहां पे धुआं रह जाएगा। इस धुएं को निकालने के लिए फिर ओपन कर देंगे यहां से वॉल्व, और ये धुआं सारा बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम प्रोसेस कहते हैं। एक प्रोसेस एयर और पेट्रोल अंदर आया, दूसरी प्रोसेस कंप्रेशन हो गया, तीसरी प्रोसेस जिसमें पावर मिल गई, धम धड़ाका, पूरा धम बोलता पटाखा, फिर उसके बाद फिर से एग्जॉस्ट होता है। 4 प्रोसेसेस हुई। इस 4 प्रोसेसेस को जब हम दिखाते हैं किसी ग्राफ के ऊपर, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं एक प्रोसेस हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई, फिर चौथी हुई, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो जब आप प्रोसेसेस मिलाते हो आपस में और वो एंड स्टार्टिंग वाला पॉइंट एंड पॉइंट के साथ मिल जाता है, उसको हम एक साइकिल बोलते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट हुआ। जैसे हम कहते हैं कि साइकिल ले लो, एक्चुअली बाई साइकिल होता है ये। साइकिल जस्ट एक वर्ड है इंग्लिश का, जिसको हम कह देते हैं कि एक जगह से स्टार्ट हुआ और वहीं वापस पहुंच गया। और दुनिया में ऐसी हो रहा है, चाहे आप फैशन का लगा लो, जहां से शुरू होते वहीं घूम के फिर आ जाते हैं। हम बचपन से पैदा हुए, पता नहीं क्या, फिर घूम के फिर मर गए। साइक्लिक प्रोसेस चल रही है। तो ये एक साइक्लिक है, ये प्रोसेस है, दूसरी प्रोसेस है, तीसरी प्रोसेस है, चौथी प्रोसेस है, और एक साइकिल बन गई। अब ये सारा साइकिल बनाने के लिए हमने देखा कि भाई ऐसे कर, ये जो काम करना है ना, इस तरीके से कर ले, ज्यादा फायदा है। जैसे मैं आपको कहूं, अगर आप मुझे कहो सर मुझे ना यहाँ से 5 सेक्टर जाना है, 2 सड़कें हैं, कौन सी भी जाऊं, तो मैं कहूंगा यार यहाँ से इधर से गली जाती है, उधर चला जा, फायदा है। क्या फायदा है, जल्दी पहुंच जाएगा, पेट्रोल कम लगेगा, थकावट नहीं होगी, ट्रैफिक नहीं मिलेगा। फायदा बता दिया ना, तो आप वो मान लोगे उस प्रोसेस को। तो हमें भी कुछ तरीके थर्मोडायनेमिक्स में बनाने पड़ते हैं, ताकि हमारी जो प्रोसेस है उसके अंदर एनर्जी सेव हो, वर्क डन ज्यादा मिले, और हमारा यही तो मेन मकसद है। तो हम क्या करेंगे, चीजों को समझेंगे, कौन सी प्रोसेस लगाएं कि यार हीट बच जाए, कौन सी प्रोसेस लगाएं ये हो जाए। अब चाहे ना आप घर में देखोगे प्रोसेस ऐसी होती है, प्रेशर कुकर क्यों यूज कर रहे हैं, हीट बचाने के लिए। आप बिना प्रेशर कुकर और प्रेशर कुकर दोनों में डिफरेंस देखोगे, प्रेशर कुकर में जल्दी सब्जी बन जाती है, दाल जल्दी बन जाती है। पुराने टाइम में दाल बनाने के लिए पता है क्या करते, चूल्हे पे सुबह दाल रख देते, हल्की हल्की आग चलती रहती, रात तक दाल बनती थी। इतनी देर दाल पे ही लगे रहते, धीरे से आग लगा दी, थोड़ी सी भी चल रही है, धीरे धीरे दाल बनती रहती शाम तक। इतनी एनर्जी वेस्टेज। और यहाँ पे अब सीटी लगवाते हैं, कुछ सीटियां 4-5 जितनी भी आप लगवाते हो, 4 सीटियां लगाई, होगी जी दाल होगी, चलो बनाओ। हीट का आपने बचाव किया है, इसमें आपने क्लोज्ड सिस्टम को यूज किया है। आप दूसरी एक और मैंने बोला था यहां पे कि एक सिस्टम होता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज, और तीसरा होता है आइसोलेटेड। अब आप चाय बना ली, आपने चाय बना के रखी और आपने किसी को देनी थी, लेकिन वो कहता है 2 मिनट अभी आया, जैसे आप ही कहा तो मम्मी 2 मिनट अभी आया, रुक जाओ। मम्मी को पता ठंडी हो जाएगी, और अगर ठंडी होगी दोबारा करनी पड़ेगी, दोबारा हीट यूज होगी, एनर्जी दोबारा वो थर्मस में डाल देती है, थर्मस करती टाइट बंद, तो यहां से एनर्जी बाहर ना जाए। बाहर ठंड है, अंदर चाहे गर्म है, गर्म वाली हीट बाहर ना चली जाए, तो उसको थर्मस में बंद कर दो। थर्मस में बंद किया, अब आपने हीट एनर्जी बचा ली है।
ये सारे जितने काम करते हैं ना, मम्मी जैसे आई, आपने लाइटें ऑन रखी, मम्मी ने बंद कर दी, क्यों? एनर्जी बचाई मम्मी ने, वो हमें नहीं पता। तो अब एनर्जी बचाने के लिए हमें यह समझना पड़ा कि अलग अलग तरह की प्रोसेस होती है। तो हमारे पास एक होती है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ये क्या है? लिख लो चाहे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। हम कुछ प्रोसेसेस समझेंगे जिसमें हम देखेंगे कि प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस लगाने से क्या फायदा है, वो वाली प्रोसेस लगाने से क्या फायदा है, वो ताकि जो प्रोसेस जहां पे यूज करनी है हम कर सके। हमें जब इंट्रोडक्शन नहीं मिलेगी हम यूज क्या करेंगे उसका? तो इंट्रोडक्शन पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी फायदा है हमें। सबसे पहली जो प्रोसेस हमारे पास आ जाती है उसको हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम करेंगे क्या? इन दिस प्रोसेस, मैं इसको रब कर लूं, ठीक है? हाँ, फर्स्ट प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है, उसमें फर्स्ट प्रोसेस जो है वो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है कि हमारे पास प्रोसेसेस होती कौन कौन सी होती है, ठीक है? द प्रोसेस इन विच the volume of matter remains constant। उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस है वो। आइसोकोरिक प्रोसेस है वो। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में हम ये देखें कि मेरे पास किसी सिस्टम मैंने ऐसे बनाया, मैं बार बार ये बनाता रहूंगा तो इसको बार बार समझते रहो, सिरिंज है। दिमाग में सिरिंज का आइडिया लगा के रखो कि ये सिरिंज है। यहां पे मैंने उसको क्या किया, ये जो पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता था इसको फिक्स कर दिया कि अब तू हिलेगा नहीं बेटा, अब तू हिलेगा नहीं। इसके अंदर मैंने कोई गैस डाल दी, इसके अंदर मान लीजिए कोई मैंने इसको फिक्स किया और इसके अंदर गैस डाल दी। गैस डालने के बाद इसको नीचे से हीट अप किया, इसको भी एनर्जी दे दी और ज्यादा, और ये हिल नहीं पा रहा, ये पिस्टन जो है ये हिल नहीं पा रहा, हीट अंदर जाएगी तो हमारे पास अब इसका वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। वॉल्यूम बदल नहीं रहा, वॉल्यूम है कांस्टेंट। तो इससे होगा क्या? पहली बात टेम्परेचर बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। आप किसी को हीट दोगे तो टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ेगा, और दूसरा वो है क्या? प्रेशर बढ़ेगा इसका। ये हम अगर इसको ड्रॉ करना चाहे तो हम इस तरह से डायग्राम जो है, इसका ग्राफ जो है वो बनाएंगे P और V के बीच, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच। पहले स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम थी मान लीजिए वो थी 5 मीटर क्यूब, 1 2 3 4 5, और प्रेशर था सिर्फ 1 बार में बात करते हैं, प्रेशर की यूनिट है जिसको हम बार बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, इस तरह से। 1 बार पे पहले 1 पे था तो ये 5 मीटर क्यूब थी इसकी वॉल्यूम, तो पॉइंट आ गया इसको और इसको जोड़ के। फिर थोड़ी देर बाद इसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ और प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर ऊपर आ गया, प्रेशर और बढ़ गया। तो हमें एक पता लगा कि इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन बन जाएगी, ये एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन बन जाएगी। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये कुछ इस तरह से है, अगर आप मान लो कह दो कि मम्मी आई वॉन्ट टू गो फॉर अ पार्टी, मैं आज रात पार्टी पे जा रहा हूँ, मम्मी हमारा थप्पड़ बड़ा आया पार्टी, चल, और दरवाजा कर दिया बंद, कर दिया, तेरा वॉल्यूम कांस्टेंट। अब नीचे हीट आएगी, हीट कहां से आएगी? फोन से, बस आ गया पार्टी। इतने लायक ही था, मम्मी पापा के नीचे लगने लायक था, तू नहीं कुछ कर सकता। अब क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, गुस्सा, दोनों चीजें मार चला चला के दिल करेगा लात मारूं कहीं पे, मैं यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। तो ये आपकी हालत है वो वाली, एक जगह पे खड़े हो, कर कुछ पा नहीं रहे हो, वॉल्यूम बंद है आपका, आप वॉल्यूम नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो वहीं दिमाग पे टेंशनें बढ़ जाएंगी। तो ये जो लाइन आपको शो कर रही है वो। अब दूसरी प्रोसेस जो है वो है हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, इसके अंदर क्या है? प्रोसेस, इसके अंदर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होगा। इन दिस प्रोसेस द प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। द प्रोसेस इन विच the
प्रेशर ऑफ मैटर हाँ जी बेटा रिमेन्स कांस्टेंट। डायग्राम भी बनाइए। हाँ, इस प्रेशर ऑफ सिस्टम भी लिख सकते हो क्योंकि ये सिस्टम भी बन जाएगा। ठीक है, इसको सिस्टम भी कर लो। सिस्टम, प्रेशर ऑफ सिस्टम, प्रेशर ऑफ सिस्टम ही कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे वॉल्यूम की, यहाँ पे मैटर की जगह सिस्टम ही कर लो। सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि सिस्टम की बातें करेंगे सारी। हाँ, सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब एक बात बताओ कि आपका प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया, आपका अलग अलग है ना? हाँ जी बेटा, ये प्रोसेस दोनों अलग अलग है। ये आइसोकोरिक, ये आइसोबारिक। सेकंड अलग है, ये सेकंड है। आप इसको नाम लिखना है तो 1 2 ऐसे लिख भी दो। ठीक है, सुनो अब एक बात बताओ कि अगर आपको वहां कमरे में बंद रखा था और हीट भी आ रही थी, गुस्सा चढ़ रहा था, अगर आपका गुस्सा शांत करना है तो क्या करना चाहिए? ठंडा पानी घेर देना, छोड़ देना चाहिए, है ना? छोड़ देना चाहिए का मतलब क्या होगा? छोड़ देने का मतलब होगा आजादी। आजादी का मतलब वॉल्यूम बढ़ना। हमारे देश में यही दिक्कत आती है, आपको बढ़ने नहीं दिया जाता। जैसे ही आपका दिल करता है कि इस एरिया से बाहर जाने की आजादी मिले मुझे, ऐसी जब वो दिया नहीं जाता, तो इसलिए आप सबके टेंशन प्रेशर बढ़ता है दिमाग पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस फिक्स्ड जो सिस्टम है, ऊपर मम्मी डैडी बैठे हैं, इनको कहना रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। इसको कहना क्या पड़ेगा कि भाई अब हिलना थोड़ा शुरू कर। अगर ये बच्चा बढ़ना चाहता है तो इसको आजादी दे थोड़ी सी। हाँ, ऊपर रह, जा मत छोड़ के, लेकिन ऊपर भी रहे, लेकिन फ्लेक्सिबल रहे। कि अगर वो बच्चा बढ़ना चाहे, अगर गैस बढ़ना चाहे तो गैस को आजादी दो कि वो जाए। तो आप जैसे जैसे उसको आजादी दोगे तो उसका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास यहां पे देखने को ये मिलेगा कि अगर मान लीजिए वही वाला सिस्टम है, लेकिन इसके अंदर जो पिस्टन है वो अब रिजिड नहीं है। यहाँ पे जो सिस्टम था इसके अंदर रिजिड था। ये रिजिड मतलब मूवेबल नहीं है, फिक्स था। ठीक है, ये फिक्स था एक जगह पे, मैं नहीं हिलूंगा। यहाँ पे ये जो है ये एक तरह से फ्लेक्सिबल है, मूवेबल है। इसको ये मूवेबल लिख लो कि ये मूवेबल है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर भी गैस है हमारे पास, और इस गैस को भी आप हीट अप कर रहे हो, नीचे से आप हीट अप कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो। लेकिन अब यहां पे एनर्जी का कोई असर नहीं आ रहा है ऐसा। वो क्या कर रहा है? आजादी। आपने जैसे ही हीट दी, वो गैस बढ़ने की कोशिश की, उसने वॉल्यूम बढ़ा दिया। आपको थोड़ी देर बाद पता लगा कि जैसे ही आपने हीट अप किया है इसको, ये अब सिस्टम जो है वो वहां पे पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। अब ये वॉल्यूम इसने अपना बढ़ाने की आजादी दे दी इसको। तो अब ये जो था, अब इतना वॉल्यूम हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको दिखा देंगे कि वॉल्यूम हमारे पास बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम भाई साहब ऐसे बढ़ चुका है, ये देखो वॉल्यूम बढ़ चुका है। अब इसको भी अगर पीवी डायग्राम आपको दिखाना पड़े कि हमारे पास ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, पी है, ये भी है, और इस सिस्टम में देखोगे वॉल्यूम बढ़ी जा रहा है, प्रेशर उतरेगा उतना ही है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, बढ़ने दो। तो वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है, वॉल्यूम डिंग 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 लगातार, प्रेशर एक जगह पे वो जैसा था वैसा ही है, प्रेशर नहीं बढ़ रहा। तो हमारे पास ये लाइन हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। ये लाइन हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, जिसमें हम ये दिखाएंगे कि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग बट प्रेशर जो है वो उसी वही का वही है, कांस्टेंट है। तो ये 1 से लेके 2 की ओर जाएंगे और इस तरह से एरो बना देंगे। मैंने जानबूझ के एरो भी शो की है, क्यों? क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि लोअर वॉल्यूम से हायर वॉल्यूम की ओर जा रहा है। और यहां पे भी हम दिखा सकते हैं कि यहां पे देखोगे प्रेशर ऊपर की ओर, कि वॉल्यूम जो था कांस्टेंट था लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग प्रेशर है। अगर मैं एरो नीचे बना दूंगा तो इसका मतलब हो गया प्रेशर इज डिक्रीजिंग। तो यहां मैं दिखाऊंगा इस प्रोसेस में 1 से 2 के जा रहे हैं, तो फ्रॉम 1 to 2, यहां पे क्या था, फ्रॉम 1 to 2 प्रेशर इज इंक्रीजिंग, प्रेशर इज इंक्रीजिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि ऐसे नहीं है कि हमें तो पता लगे कि हो क्या रहा है, प्रेशर कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, तो हमें पता होना चाहिए। क्या है हमारे पास तीसरी प्रोसेस जो आती है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। तीसरी प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल देखो प्रोसेस, थर्मल से नाम से वैसे इस टेम्परेचर के बारे में दिख रहा है कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आइसो का मतलब ये होता है कि कांस्टेंट रहने वाला। ठीक है, इन दिस प्रोसेस
the temperature of system remains constant, तो यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट में अगर देखोगे कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तो हमारे पास होगा क्या, हमारे पास ये होगा कि प्रेशर और वॉल्यूम, ये मेन चीज आ जाएगी। आपने ये इक्वेशन सुनी हो या कहीं PV इक्वल टू NRT? यस सर। सुनी हुई है, अच्छी बात है। अगर सुनी हुई है तो अब समझ आ जाएगी कि फायदा क्या था इसका। अब देखो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, R हमारे पास गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है, T टेम्परेचर होता है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, ये दोनों कांस्टेंट है। ये T हमने कांस्टेंट कर दिया तो PV इज इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब बेटा जिस दिन मेरी नजर से देख लिया इस PV इज इक्वल टू कांस्टेंट को तो आपको बहुत सारी चीजें दुनिया में आसान लगने लग जाएंगी। मुझे नहीं पता था ऐसे PV इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या है। देखो सुनो बड़े ध्यान से, ये एक दिखा रहा है कि एक मल्टीप्लिकेशन या गुना जिसको हिंदी में कहें वो गुना एक कांस्टेंट है, बस और कुछ नहीं है। मतलब आप इसके साथ छेड़खानी कर सकते हो। कैसे कि अगर मुझे ये करना है कि मैं कह दूं कि कांस्टेंट की वैल्यू मान लीजिए कि 100 है, प्रेशर और वॉल्यूम आप कुछ भी रख सकते हो, बस 100 आना चाहिए गुना। प्रेशर और वॉल्यूम का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रखेंगे। अब प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट का मतलब यहां पे अगर 100 है आप कुछ भी रखो, यहां पे 10 इंटू 10 कर दो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है। यहाँ पे 20 इंटू 5 कर दो तो भी 100 ही आ जाएगा, यहाँ 5 इंटू 20 कर दो तो भी 100 आ जाएगा, हमें कोई मतलब नहीं है। जब आप चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे मैथमेटिक्स में, चाहे बायो में, कहीं भी देखो कि किसी चीज की मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आ रही है तो ऐश हो गई। आप उसके साथ कुछ भी वैल्यू के साथ छेड़खानी कर सकते हो, आप इसको बढ़ाओ इसको कम करो, कोई टेंशन नहीं। अब मेरे पास मान लीजिए कोई वैल्यू ले लेता हूं मैं, ठीक है, अगर जानबूझ के मैं क्या करता हूं, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है, मैं करता हूं कोई वैल्यू, अगर ये वैल्यू ले लूं 2 1, ये वैल्यू ले लूं 1 और इसको ले दूं कि 20 आई और यहाँ पे कांस्टेंट 20 आ गया, तो इसको प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर डायग्राम बनाना है तो P और V का ग्राफ जब बनेगा, प्रेशर कितना है 1 2 3 4 5 6 20 तक कर देना है, इसी तरह 20 तक इधर कर देंगे, ठीक है, 20 तक इधर कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखो ये 1 और ये 20, ये 1 और ये 20, यहां पे पॉइंट आ गया। अब मैं इसको मिला के और इसको मिला के दोनों को आ गया, प्रेशर कितना 1, वॉल्यूम कितना 20। अगर मैं कहूं इसको 2 कर दूं, इसको 10 कर दूं तो मेरे पास ये 2 ये 10, ठीक है, ये यहां पे पॉइंट आ जाएगा। अगर मैं करूं इसको 4 और इसको 5 तो भी 20 आएगा, तो भी 20 आ जाएगा। 4 हमारे पास है प्रेशर 1 2 3 4 और ये है 5, तो ये यहां पे, तो ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा। अगर मैं कहूं नहीं इसको 5 इसको 4 तो भी 20 आएगा, तो प्रेशर है 5 तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये है 4 तो यहां पे आ जाएगा। अब मैं कहूं नहीं सर मेरे पास प्रेशर और वॉल्यूम जो है मैं और ज्यादा वैल्यू अलग लेता हूं, तो ये पे मान लीजिए ये वाली वैल्यू आपके पास बढ़ती जा रही है 6 से 7 8 9 10 ले लो एक बार, 10 इंटू 2 20 इजी, 10 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे देखो, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो तो हाँ जी बेटा ऑलमोस्ट आ जाएगा। एक बार मैंने एग्जैक्ट ग्राफ तो बनाना नहीं, आपको समझाना है कि ये इसको काउंट करोगे कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगा, तो आपको एक ग्राफ देखने को मिलता है। ये हमारे पास एक कर्व होती है आइसोथर्मल कर्व, ये मैंने नहीं बनाई, आपने वैल्यू ली है तो अपने आप आ गई। तो ये मेरे पास इन दोनों को जोड़ोगे तो ये देखो इस तरह से कर्व बन रही है, इस कर्व को हम कह देते हैं आइसोथर्मल कर्व है ये, आइसोथर्मल कर्व है ये वैल्यू भी नहीं सर। प्रोसेस है बेटा। नेक्स्ट प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, हाँ जी एडियाबैटिक प्रोसेस 4th प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम करेंगे क्या, हीट को ना तो अंदर आने देंगे ना बाहर जाने देंगे,
जब भी ऐसी को प्रोसेस करते हैं जिसके अंदर हीट की इन्वॉल्वमेंट ना हो, जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो, उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। लिख लीजिए, इन दिस प्रोसेस heat is not allowed to enter or exit the system, exit the system। ना तो वो अंदर आ सकती हीट, ना बाहर जा सकती। तो हीट की जो इंटरेक्शन है, हीट जो है डेल्टा क्यू जो है हमारे पास, चेंज ऑफ हीट जो है वो जीरो रहेगी, चेंज ऑफ हीट हमारे पास एनर्जी की वो जीरो रहेगी। तो हमारे पास हीट ट्रांसफर हम नहीं होने देंगे। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। अभी तक बेसिक बता रहा हूं, अभी तो आगे चलना है हमें। तो हमने पहले पढ़ी आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, आइसोबारिक जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, एडियाबैटिक जहां पे हीट ट्रांसफर हम नहीं करेंगे, हीट ट्रांसफर जीरो रहेगी। तो ये हमारे पास चार मेन बेसिक प्रोसेस आती हैं, जिसके बाद हमें आगे बढ़ना है। अभी तक का समझ आया? नेक्स्ट लिखो। ये जो होता है ना, ये इंजन होता है बेटा, बाइक का इंजन दे लो, कार का इंजन लगा लो। ये इसके अंदर क्या होता है, देखो प्रोसेस पहली क्या होगी, अब देखो दोबारा आएगा। अब देखो ये पहले प्रोसेस, एयर और पेट्रोल आई, कंप्रेशन हुई, स्पार्क और फिर एग्जॉस्ट, ये धुआं सारा बाहर निकल गया। तो ये चार प्रोसेसेस इसके अंदर होती हैं। अब ये जल्द, ये ऐसे थोड़ा चलता है, ये तो एनिमेशन है। चलता कैसे है, वो रियल दिखाना सर। रियल कुछ देख लीजिए, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। इंजन वर्किंग, एक्चुअल इसको ना दिखाओ, क्या किया और खोल दिया। एक्चुअल ये देखो बेटा, ये होते हैं, ऐसे चलता है। इतनी स्पीड पे आपको पता ही नहीं है, आपकी बाइक, आपकी कार जो है इतनी स्पीड पे चल रही है, इतनी ज्यादा स्पीड पे ये सारी प्रोसेसेस हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास, मैंने आपको ये कहा कि ये प्रोसेसेस होती हैं जिसमें हमारे पास क्वेश्चन आया, ऐसे हुआ, लेकिन ये इतनी फास्ट होती है कि आप इसको कभी भी, प्रेशर इतना यहाँ पे है, वॉल्यूम इतना है, आप नहीं काउंट कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ता है, कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट बनाते हैं और इसके ऊपर एक वेट रखते हैं, छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे से वेट रखेंगे, बहुत ही बारीक से पतले पतले वेट रख लेंगे इसके ऊपर, ताकि इसको मूवमेंट करवा सकें। ये देखो, ये हमारे पास वेट्स हैं, बहुत अलग अलग तरह के हमने वेट्स रख दिए ऐसे। अब क्या करेंगे, इसके अंदर गैस फिल करेंगे और गैस फिल करने के बाद नीचे से हीट अप करेंगे इसको, यहां पे हीट अप करेंगे और यहां पे ये जो गैस है इसके अंदर यहां पे एक गैस है। अब होगा क्या, पहले इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लेंगे, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है। इस पॉइंट पे इसका एक थोड़ा सा वजन इसके ऊपर से उठा देंगे, हल्का सा वजन इसके ऊपर से उठा देंगे कि निकलो। अब इससे होगा क्या, ऊपर मूव करेगा ये, तब हम फिर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर देख लेंगे। फिर हमारे पास, फिर उसको हटा देंगे। इस तरह से धीरे धीरे आने देंगे ऊपर, हर एक पॉइंट पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर देखेंगे। तो ये जो मूवमेंट है इसकी, ये चल तो रही है लेकिन ऐसे लगेगा कि नहीं चल रही, ये स्टैटिक जैसी लगेगी, स्टैटिक जैसी लगेगी। और इंग्लिश में वर्ड है स्टैटिक, मतलब रुका हुआ, जैसी का मतलब है क्वासी, यहां पे एक वर्ड है क्वासी। स्टैटिक जैसी लगेगी लेकिन है नहीं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं मौसी, माँ जैसी, मौसी क्या है, माँ जैसी, लेकिन वो अलग बात है, मासी कई बार वो खतरनाक निकलती है। ठीक है, वो अच्छी हो तो माँ जैसी होती है, नहीं तो वो खतरनाक। ऐसी क्वासी स्टैटिक, क्वासी स्टैटिक मतलब लगता है वो मूव कर रहा है लेकिन मतलब लगता है कि नहीं मूव कर रहा, लेकिन वो कर रहा है, हल्का हल्का मूव कर रहा है। जैसे आपको पापा बोल दे, बेटा वो जाना, काम करके आना, जा रहा हूँ बेटा, जा तो रहा हूँ, कह चल तो रहा, जा तो रहा, मरियल की तरह। बेटा तुझे बोला जाना, तो जा तो रहा हूं ना पापा। आप उनके हिसाब से आप हिल ही नहीं रहे हो, आप कह रहे हो मैं हिल रहा हूं। तो ये क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। तो आपने इतनी छोटे टुकड़ों में काम किया है कि हमारे पास वहां पे प्रोसेस हो
लेकिन आपको पता भी ना लगे, इतनी धीरे प्रोसेस हो रही है, ताकि हम उसकी वैल्यूज ले सके, ताकि हम उसको फाइंड आउट कर सके कहां पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, ताकि उसके हिसाब से हम अपना सिस्टम को डिजाइन कर सके, हमारे इंजन को डिजाइन कर सके। तो ये हमारे पास क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है इसको, ठीक है। तो इसको हम डेफिनेशन में देखें, इट इज अ प्रोसेस दैट हैपेंस सो इनफाइनाइटली स्लो दैट द सिस्टम रिमेन्स इन द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। हर एक पॉइंट पे हम देखेंगे कि ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे सेट है, आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं, स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये फायदेमंद है ताकि हम कहीं के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर देख सके और हमारी जो वैल्यूज है उसको ले सके। ये कोई अगेन साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया ताकि हमारे पास वैल्यूज आ सके। सिंपल है, आगे चलो। अब इंपॉर्टेंट है, कुछ खास है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कि पहले हमने जीरोथ लॉ पढ़ा, जिसके अंदर हमने देखा कि टेम्परेचर से रिलेशन था, कि उसका हमने समझना था। अब हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये कह सकते हैं, जैसे हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा हुआ है, एनर्जी का कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब इन्होंने भी यही कहा, लेकिन इनकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी हटके है वही, लेकिन हमारे पास किस तरह से इन्होंने ये कहा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि हमारे पास, मान लीजिए कि हमारे पास कोई सिस्टम है, इस तरह से कोई सिस्टम है। अब इस सिस्टम के अंदर हमने गैस डाल दी कोई, और इस गैस को हमने हीटअप किया है। जब आप किसी चीज को हीटअप करोगे तो स्टार्टिंग में ये होगा कि उसके अंदर जो गैसेस, जो एनर्जी है वो अंदर जाएगी, इसके सिस्टम के अंदर जाएगी, और इसके अंदर की जो गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी। अब आप कहेंगे सर इंटरनल एनर्जी वो होती है जब हम उसकी गर्म कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, वो अपने आप अंदर समा रही है। अपने गैसेस की एक क्षमता होती है, या किसी भी फ्लूइड की, किसी भी हमारे पार्टिकल की एक क्षमता होती है कि अपने अंदर किसी एनर्जी को समा सके, वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है। अब मैं अगर इस गैस के मॉलिक्यूल्स को गर्म करूंगा तो ये इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने में लग जाएगा सारा, इसकी टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके मॉलिक्यूल्स भागना शुरू कर देंगे और इसको कोई मूवमेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक जगह पे रुका रहेगा। जैसे कि दूध है, जैसे आप दूध को गर्म करते हो, स्टार्टिंग में थोड़ा उबल जाएगा, वो पहले धीरे धीरे अपना टेम्परेचर राइज करेगा, वो अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, और फिर लास्ट में आके पता लगता है कि वो ऊपर की ओर आ गया। अगर मैं एक छोटा सा हल्का सा कागज लेके दूध के ऊपर रख दूं, क्या वो उसको ऊपर उठा देगा? ऑब्वियसली वो उसको ऊपर उठा देगा। जब भी हम देखेंगे कि उसको ऊपर उठा दिया तो वर्क डन होगा, क्योंकि सिस्टम ने क्या किया है, वर्क डन करके दिया है। हमने हीट एनर्जी दी, उसने हमें वर्क डन दे दिया। लेकिन यहां से जो हमने हीट एनर्जी दी है वो पहले नहीं वर्क डन कर रहा, पहले वो अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है, चेंज कर रहा है इंटरनल एनर्जी को। इंटरनल एनर्जी को यू से लिखते हैं, और डेल्टा मतलब उसमें चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। उसके बाद क्या होगा, इस पिस्टन की मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगी कि पिस्टन ऊपर की ओर उठ गया। अब पिस्टन जो ऊपर की ओर उठेगा उसको हम कहेंगे कि वर्क डन हो गया। तो हमारी हीट एनर्जी जो है, आपने जितनी भी हीट एनर्जी दोगे वो हमारे पास क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा और साथ में वर्क डन होगा। यही हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है कि आपने एनर्जी तो थी आपके पास, एनर्जी को यूज कैसे किया है, एनर्जी को हमने इस तरह से यूज किया है कि यहां से हीट एनर्जी आपने जितनी दी वो सारी की सारी बदल गई, खत्म तो हुई नहीं है, वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में और साथ में वर्क डन करने के काम आ रही है, साथ में वर्क डन करने के काम आ रही है। इन दोनों का मिक्सचर है। आपने मान लीजिए 100 जूल एनर्जी यहां से दी, यहां से मान लीजिए 40 जूल इसने ले ली और वर्क डन हुआ 60 जूल का, तो हमारे पास 100 का 100 ही रह गया। तो यही हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। अब आप कहोगे इससे होगा क्या सर, इससे क्या होने वाला है? इससे हमें यह पता लगेगा कि इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ा सकते हैं किसी चीज की, कितना वर्क डन कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैंने एनर्जी दी और सारा का सारा वर्क डन कर लूं। हमारे कुछ ऐसे सिस्टम था, आप अभी काम नहीं किया, जॉब नहीं किया, कंपनी वाले ऐसा चाहते हैं कि जितना मैं एनर्जी लगाऊं उतना मेरे पास वर्क डन आए। मैं कहूंगा कि सर यहां पे मान लीजिए यहां पे बिजली बन रही है,
बिजली बनने पे आउटपुट मुझे बिजली की मिली कि 100 जूल एनर्जी मेरे पास बनी, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी 100 जूल यहां पे मेरे पास फाइनल काउंट में मुझे मिला। लेकिन वहां पे देखा तो 400 जूल एनर्जी आपने जलाई थी। 400 जूल एनर्जी कैसे? कोयले के रूप में, पेट्रोल के रूप में आपने 400 जलाई, करते 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 100 पे पहुंच गई। आप कहोगे यार बाकी कहां चली गई? ये तो वर्क डन हमारे पास फाइनल तो 100 ही मिला ना, 400 जलाई थी, तो आप 300 कहोगे वेस्टेज में चलेगी, इंटरनल एनर्जी में चलेगी, वहां चलेगी, आप एक्सप्लेनेशन दे सकोगे। नहीं तो हम तो यही कहेंगे ना, जितना मेरे पास एनर्जी सारी की सारी वो हमारे पास होनी चाहिए। जैसे जैसे आपसे कोई काम करवाएगा ना, अगर 1 लाख रुपए सैलरी देगा तो वो चाहेगा कि 2 लाख का काम करवा लूं इससे, चाहेगा वो, वहां पे एफिशिएंसी बड़ी जबरदस्त निकालना चाहता है बंदा कि अगर इसको 50,000 सैलरी दूं तो इसके 1 लाख रुपए का काम करवा लूं। वहां नहीं ये देखते कि लॉसेज हो रहे हैं, वहां पे सारे ये दिखा देंगे कि एफिशिएंसी बढ़े। यहां पे हमारे पास क्या है कि जितनी हीट एनर्जी हमारे पास आए वो एक्चुअल में 2 चीजों में कन्वर्ट होगी। तो इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। बात समझ आई? सिंपल सी बात है, लिख लो इसको डेफिनेशन लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस whenever heat is added to a system, अगर हम सिस्टम में ऐड करें हीट, it transform into an equal amount of energy, it transforms into an equal amount of energy in different forms, अलग अलग रूप में बदल जाती है। तो मेरे पास यहां पे 2 चीज नहीं हमें सुनने को मिली, एक है इंटरनल एनर्जी और दूसरा है वर्क डन। अब हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है, आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला? यस सर। क्या होता है? क्या है? पहले बात इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या है? इंटरनल एनर्जी हमारी डिपेंड करती है कि हमारे मॉलिक्यूल्स के अंदर कितनी एनर्जी हम उसको दे रहे हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स कितनी एनर्जी अपने अंदर समा सकते हैं, तो वो हमारी इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। तो इसको अब कभी भी निकालना हो तो हम कह सकते हैं कि mc डेल्टा टी, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था लास्ट लेक्चर्स में, मास है मैटर का, c है उसकी स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा टी है टेम्परेचर का चेंज, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। ये यू है बेटा, सी है, सी को एस से लिख लीजिए, अगर आपकी बुक कहती है एस से तो एस से लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब दूसरा जो है हमारे पास होता है वर्क डन। अब जो वर्क डन है उसको हम कैसे लिखें? हमें तो वर्क डन का एक चीज पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हम समझते हैं कि हमारे पास ये होता है। लेकिन एक चीज देखो, हमारे पास जब भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है, यहां पे मेरे पास मान लीजिए वही सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर हमने गैस भरी और गैस भरने के बाद यहां पे मैंने आग जलाई और आग जलाने के लिए इसके गर्म करना स्टार्ट किया। सबसे पहले उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, उसके बाद होगा वर्क डन। अब यहां पे दिक्कत सबसे बड़ी आ रही है कि फोर्स कितना है ये कैसे पता चले? फोर्स नहीं पता लग रहा। डिस्प्लेसमेंट, जब पिस्टन मूव करता है तो कितना मूव कर रहा है, क्या हो रहा है, वो भी नहीं पता लग रहा। तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा इसके लिए। होता वर्क डन वही का वही है जो आपने पहले पढ़ा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वर्क डन का फॉर्मूला वही रहेगा। अब दिमाग थोड़ा सा इसमें लगाया कि इसमें नहीं भाई साहब, फोर्स इसमें नहीं कोई काम कर सकता। हमें तो एक चीज पता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, उसकी टर्म में ला दोगे तो इजी रहेगा। तो हम क्या करते हैं, प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर एरिया को इधर ले जाए तो प्रेशर इंटू एरिया बन जाएगा फोर्स। तो मेरे पास जो फोर्स है उसको लिखेंगे प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन अगर आप एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट देखोगे, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक डिस्टेंस है कोई सर्टेन, एरिया इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो हमारे पास प्रेशर इंटू चेंज ऑफ वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम का चेंज हो रहा है। हम कहेंगे कितना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज होता है ना, तो हमारे पास चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो आगे से कभी भी वर्क डन में देखेंगे थर्मोडायनेमिक में तो पी डीवी होगा, इसको पी डेल्टा वी या पी डीवी ऐसे लिख सकते हैं, पी डीवी चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो
तो आपको बहुत ही इजी लगेगा, कभी आपको टेंशन नहीं। प्रेशर निकालना है इजी है, वॉल्यूम निकालना इजी है। आप धीरे देखोगे वॉल्यूम का चेंज कितना हुआ है, वॉल्यूम का चेंज कितना हुआ है, वॉल्यूम का चेंज से हमें समझ आ जाएगी। और सबसे मेन बात ये होती है गैसेस में, गैसेस वॉल्यूम चेंज होती है, वहां पे कभी डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। कभी गैस ऐसे नहीं कि इधर इधर जाएगी, बस गैस सब जगह फैलती है, अगर फैलेगी सब जगह जाएगी, उसको एक जगह पे डिस्टेंस नहीं उसको मतलब होता, इसलिए उसमें वॉल्यूम का चेंज देखना है। प्रेशर, हमारा प्रेशर गेज से पता लग जाएगा, वॉल्यूम हमारा सीधा वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से आप देख लेंगे कितना चेंज हुआ है, चलो जी उससे हमारे पास वर्क डन पता लग जाएगा। अब यही जो चीज है, ये वाली चीज हमें समझनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस थी, आइसोकोरिक प्रोसेस थी। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने एक चीज देखी थी कि वॉल्यूम उसमें क्या था, कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, पहले भी उतना बाद में भी उतना, तो चेंज कितना हुआ, पहले अगर 5 मीटर क्यूब था, बाद में भी 5 मीटर क्यूब है, तो वॉल्यूम में चेंज कितना आया, 0। तो हमारे पास डीवी क्या आ जाएगा, 0। अब आइसोकोरिक में अगर आपको कोई वर्कडन पूछ ले तो P इंटू 0 इक्वल टू 0। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्कडन 0 होता है, याद कर लीजिए इसको, चाहे ऑब्जेक्टिव में आए चाहे कहीं आए, आपको पक्का पूछेगा कि वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आप कहेंगे 0 होता है। सिंपल सी बात है, आप अगर हिलोगे ही नहीं भाई साहब, वर्क डन कैसे होगा। अगर आप बैठे हो, पापा ने कहा बेटा उठ जाओ वो सामान लेके, आप उठ ही नहीं रहे हो, हिल ही नहीं रहे हो, तो वर्क डन कहां से कर लोगे, तो आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वर्क डन हमारे पास 0 आ जाएगा इसमें। तो आइसोबारिक प्रोसेस में देखोगे, आइसोबारिक प्रोसेस में देखोगे तो इसमें अगर देखोगे सिंपल सा फॉर्मूला वही का वही हम लगा देंगे, पीडीवी। इसमें हमारे पास पीडीवी का फॉर्मूला चलता है, वर्क डन का फॉर्मूला पीडीवी चलता है, पीडीवी चलता है। सारी प्रोसेस को एक साथ अगर देखना पड़ जाए कि हमें नहीं सारी प्रोसेसेस एक साथ मुझे देखनी है, तो हमें एक अलग से एक वैल्यू आती है, एक फॉर्मूला आता है जिसको हम कह देते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब ये क्या है, प्रोसेस, पॉली का मतलब ये होता है कि ज्यादा, एक से ज्यादा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो पॉली का मतलब एक से ज्यादा, पॉली है, तो पीवी रेज़्ड टू पावर एन, पीवी रेज़्ड टू पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको हम फॉर्मूले को बोल देते हैं कि ये हमारे पास पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला है, ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला है। लिखो, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे n पहले लिख लो फिर समझ लो। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, प्रोसेस फॉर ऑल, लाइक हाथी के पाँव में सबका पाँव, ऐसे कह देते हैं ना कि एक द वन प्रोसेस विच कंटेन्स ऑल प्रोसेसेस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं, इसमें हमें एक वैल्यू याद करनी है जो n की वैल्यू है, ठीक है। हमें क्या है कि इसको भी समझाना है, इसको समझाना, तो यहाँ पे n की वैल्यू से हमें सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जा बेटा, यहाँ जा, पहले ही यहाँ पे बैठ जाकर, आ जा, आ जा पुत्तू, आ जा, मैं चुंडिया, आ जा, मैं चुंडिया वड्डी दाओ दे, इसको चुन्नी बना दो सर। देखो अब देख लो हमारे पास बेटा इसमें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हम क्या करेंगे, n की वैल्यू चेंज करेंगे और बाकी सारी प्रोसेसेस अपने आप हमारे सामने आ जाएगी। कैसे, n की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो मेरे पास pv रेज़्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट समथिंग रेज़्ड टू पावर 0 क्या होता है, समथिंग रेज़्ड टू पावर 0, समथिंग रेज़्ड टू पावर 0 1 होता है, तो pv समथिंग रेज़्ड टू पावर 0 1 होता है, तो 1 आ जाएगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट आ गया, प्रेशर कांस्टेंट कौन सी प्रोसेस होती है जो प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक प्रोसेस। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि n की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 पुट की जाए तो आइसोबारिक प्रोसेस बन जाती है। ये कौन सी आइसोबारिक प्रोसेस बन जाती है, अगर हम n की वैल्यू 0 पुट कर दे। अगर हम n की वैल्यू 1 पुट कर दे तो pv रेज़्ड टू पावर 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो p और v का गुना जो है वो कांस्टेंट है, वो कौन सी प्रोसेस थी, pv गुना जो है वो कांस्टेंट है, पीछे से देख के बताओ, pv कांस्टेंट कौन सी प्रोसेस थी,
पीवी आइसोथर्मल। तो ये हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस बन जाएगी, आइसोथर्मल प्रोसेस बन जाएगी, प्रोसेस बन जाएगी। तो एन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, एन की इक्वल टू 1 आ गई वैल्यू। ये आपसे पूछता है एन की वैल्यू अगर गामा आ जाए, गामा क्या होता है, एडियाबैटिक इंडेक्स होता है, एडियाबैटिक इंडेक्स होता है गामा, एडियाबैटिक इंडेक्स। एयर के लिए याद कर लीजिए, एयर के लिए एडियाबैटिक इंडेक्स जो है, एडियाबैटिक इंडेक्स जो है वो हमारे पास एयर के लिए 1.4 होता है। अगर हम गामा मतलब 1.4 रख दे, मतलब गामा रख दे इसको, तो हमारे पास क्या है, पीवी रेस्ट पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास एडियाबैटिक के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस इससे निकल आती है। और यहाँ पे गामा जो है वो 1.4, तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास वैल्यू निकल आती है, एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 1.4 रेस्ट पर एन हमारे पास था, पीवी रेस्ट पर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं दोनों तरफ पावर एन से डिवाइड कर दूं, पी की पावर 1 बाय एन, तो वी की पावर एन बाय एन, और इक्वल टू कांस्टेंट की पावर 1 बाय एन। ठीक है, कांस्टेंट की पावर 1 बाय एन। तो एन इक्वल टू इनफाइनाइट रख दूं अगर, तो पी रेस्ट पर 1 बाय इनफाइनाइट, v की पावर हमारे पास n हो रहा है, यहाँ पे कट रहा है 1 आ गया। कांस्टेंट की पावर कुछ भी कर रहा हूं वो कांस्टेंट ही रहता है, तो कांस्टेंट ही रहता है। तो 1 बाय इनफाइनाइट क्या होता है, 0 और 0 आ गया यहाँ पे, तो समथिंग रेस्ट पर 0 1 होता है, तो v इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब हमारे पास क्या आ गया, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। ये हमारे पास क्या है कि चारों वैल्यू हमारे पास सामने है कि n की वैल्यू कौन सी कितनी रखें तो हमारे पास वैल्यू आ सकती है। एक बार दोबारा इसको याद कर लो, और एक छोटा सा एक डायग्राम है वो बना लेंगे और काम हमारा आज का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम दोबारा लिख लेते बेटा, n का वैल्यू जो है 0, n का वैल्यू जो है 1, n का गामा मतलब 1.4, और गामा n इक्वल टू 1, n इक्वल टू इनफाइनाइट, n इक्वल टू इनफाइनाइट। ये हमारे पास वैल्यूज जो है उससे हमें पता लग जाएगा, n की वैल्यू इनफाइनाइट। कल क्लास है सर, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है बेटा, सर ले लो, कल क्लास होगी, 2 क्लास मिस हुई थी सर। कोई बात नहीं, देखते हैं बेटा। सर इसकी बात ठीक है, जब भी हम दिखाते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट के लिए ये लाइन होती है हमेशा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। वॉल्यूम वाले कांस्टेंट तो ये लाइन होती है हमारे पास। जब हमारे पास n इक्वल टू 1 है तो 1 वैल्यू ऐसे, फिर गामा वाली ऐसे। ठीक है, तो 4 लाइन वैल्यू बन जाएगी। ये हमारे पास आइसोथर्मल, हमारे पास ये लाइन आ जाएगी आइसो प्रेशर वाली, कांस्टेंट वाली, कोरिक वाली। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल। ये है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। ये चारों याद कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक, आइसोबारिक, और ये है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक। ये डायग्राम कभी कभी आपको पूछ लेता है, चारों में से एक लाइन पूछ लेगा कि ये लाइन क्या शो कर रही है। आपको सिर्फ लाइन देख के ही पता लग जाएगा कि ये लाइन क्या शो कर रही है। आपने प्रेशर के देखोगे तो प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर देखो इन दोनों में कंफ्यूज हो तो ऊपर जो लाइन होती है वो आइसोथर्मल होती है, नीचे वाली एडियाबैटिक, क्योंकि यहाँ पे एन जो है वो 1 है और यहाँ पे 1.4 है, दोनों में वैल्यू चेंज है। तो इसलिए हमारे पास ये n 0, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आइसोबारिक में क्या लिखा, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1.4 और ये n इक्वल टू इनफाइनाइट। ये 4 वैल्यू हमारे पास आ जाती हैं और चारों वैल्यू में से कुछ भी आपसे पूछ सकता है।